पे कि एक ओवरब्रिज होना चाहिए जिससे लोगों को नेशनल हाईवे में हो रही दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। का सेवन करते हैं उसके कारण उनकी मृत्यु होती है, तो सरकार को इस पे मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। यदि शराबबंदी किया तो पूर्ण रूप से करें, और पुलिस की जहां भी इसमें एक दलाल के रूप में भूमिका है उससे सरकार समाप्त करे। विकास होगा तो सभी जातियों का विकास होगा। विकास नहीं करने के कारण, विकास की गति तेज नहीं होने के कारण, दृष्टि विहीनता के कारण बिहार को आज से नहीं 100 साल से जातियों में उलझाया जा रहा है। के सवाल पर नीतीश कुमार जी बता दें कि जातीय जनगणना का लाभ क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2/3 बहुमत से चुनाव जीत कर जाएंगे। हमारी समस्या है कि संसद में विपक्ष कहाँ बैठेगा, विपक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा। आज मोदी मंत्र ही इस देश को, मोदी मंत्र का मतलब होता है विकास, मोदी मंत्र का मतलब होता है देश की समृद्धि, मोदी मंत्र का मतलब होता है देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को दुरुस्त करना, सुधार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी लाइव और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। आज राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया पहुंचे, जहां बलिया में भाजपाई कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उन्हें जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। इस दौरान वे बलिया के लखमीनिया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया, जहां स्टेशन पर यात्री सुविधाओं से जुड़े तमाम तथ्यों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लखमीनिया रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होगा और बहुत जल्द ही यह लखमीनिया रेलवे स्टेशन एक नए रूप में लोगों को देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर लोगों को काफी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान भाजपाई कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी भी किया। साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें एक रिपोर्ट। सर, किस प्रकार का ये इस बेगूसराय जिला का जो रेलवे जंक्शन है आधुनिकीकरण की बात आ रही है? बेगूसराय में एक नहीं 3 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है, जिसमें लखमीनिया है, साहेबपुर कमाल है, सलोना है। ये अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन में शामिल करने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसमें देश के कुछ चुनिंदे रेलवे स्टेशन में सभी आधुनिकतम सुविधा के साथ उसको एक जो आधुनिक रेलवे स्टेशन की श्रृंखला है उसमें लखमीनिया स्टेशन आ गया है, साहेबपुर कमाल भी आ गया, सलोना भी आ गया। इसमें जो बुनियादी सुविधाएं के साथ साथ इसका जो भविष्य है, क्योंकि अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन में आने के कारण इसको देश के जितने बड़े स्टेशन हैं उससे रेलगाड़ियों के द्वारा भविष्य में जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के पीछे उद्देश्य है कि रिमोट एरिया के कुछ स्टेशंस को महानगरों से जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है ये लखमीनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो स्टेशन दशकों से उपेक्षित था, जहां प्लेटफॉर्म ठीक नहीं थे, प्रतीक्षालय नहीं था, शौचालय नहीं था, पानी की सुविधा नहीं थी, वहाँ बुनियादी सुविधाएं तो आ ही गई हैं। अब ये उस श्रृंखला का हिस्सा बन गया है जो श्रृंखला प्रधानमंत्री जी के निर्देश से, प्रेरणा से रेल मंत्रालय ने शुरू किया है। और सबसे खुशी की बात है कि अमृत महोत्सव वर्ष में इस योजना को लागू किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब यह स्टेशन निरंतर रेल मंत्रालय के प्राथमिकता में रहेगा और जो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे ट्रेन का ठहराव, स्टेशन की सुविधाओं की वृद्धि और जन सापेक्ष चीज़ों की उपलब्धता कराई जाएगी। सर, अभी जो लखमीनिया रेलवे स्टेशन है और बलिया बाजार के बीच जो 4 लाइन हाईवे पड़ रहा है, तो लोगों को स्टेशन तक पहुंचने में काफ़ी परेशानियां होती है। 4 लाइन की वजह से गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई है और आए दिन दुर्घटना भी होते आ रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको संभव जी जो रेल मंत्री जो इस कमेटी के सदस्य हैं रेलवे के, उन्होंने भी इसको उठाया था, रखा था अपने मीटिंग में और इसको हमने रेल मंत्रालय को भी दिया है। अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन के दौरान इस प्रश्न का भी समाधान होगा और मंत्रालय ने इसे मान लिया है सिद्धांत रूप से कि एक ओवरब्रिज होना चाहिए जिससे लोगों को
नेशनल हाईवे की में हो रही दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं उनको मुआवजा देने से सरकार की नहीं जाता है। देखिए, शराबबंदी की पूरी नीति पर सरकार को ईमानदारी से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नशाबंदी शराबबंदी तो अच्छी योजना है, लेकिन उस योजना के समानांतर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, उसको सरकार जब तक ध्वस्त नहीं करेगी शराबबंदी की योजना सफल नहीं होगी। पुलिस और नौकरशाही और समाज के कुछ असामाजिक तत्वों के बीच जो एक अनहेल्दी अलायंस है, अस्वस्थ समझौता है, जिसके तहत बाहर से शराब भी आ रहा है, उसी दौर में जहरीले और नशीली शराब भी आता है, और जो व्यक्ति इसके आदी हैं वही अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी होने के कारण है जो मिलता है उसका सेवन करते हैं, उसके कारण उनकी मृत्यु होती है। तो सरकार को इस पे मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। यदि शराबबंदी किया तो पूर्ण रूप से करें, और पुलिस की जहां भी इसमें एक दलाल के रूप में भूमिका है, उससे सरकार समाप्त करे। जातिगत जनगणना बिहार के सामाजिक दृष्टिकोण से कितना अच्छा है? देखिए, दुनिया मंगलायन पर जा रही है। भारत अब G20 का नेतृत्व कर रहा है। बिहार से सबसे अधिक IAS, IPS और IIT में लोग जा रहे हैं। बिहार के उद्यमी देश दुनिया में बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार के छात्र कोटा में कोचिंग लेने जा रहे हैं। बिहार में शिक्षा की कैसी व्यवस्था हो कि हमारे छोटे बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, जिनको माँ अपने पास रखकर भोजन कराना चाहती है, उन्हें कोटा के हॉस्टल में डाल देंगे। आज सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए, जब विकास होगा तो सभी जातियों का विकास होगा। विकास नहीं करने के कारण, विकास की गति तेज नहीं होने के कारण, दृष्टिविहीनता के कारण बिहार को आज से नहीं 100 साल से जातियों में उलझाया जा रहा है। इसके लिए साझे रूप से लोग जिम्मेदार हैं। बिहार को सिर्फ विकास चाहिए, विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हाशिए के लोगों को प्राथमिकता में रखकर विकास देना चाहिए। सिर्फ प्रतिनिधित्व के सवाल पर, जातीय जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार जी बता दें कि जातीय जनगणना का लाभ क्या होगा। बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिहार में विश्वविद्यालयों में शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में हजारों छात्र, बेगूसराय के GD कॉलेज में कल प्राचार्य से हमारी बात हुई, 35,000 छात्र हैं और मुश्किल से 2 दर्जन शिक्षक स्थायी हैं। 35,000 छात्रों को 35 शिक्षक किस जातीय जनगणना के आधार पर पढ़ाएंगे? क्या वहाँ जातीय जनगणना काम आएगा? तो मेरा एक ही प्रश्न है बिहार से कि बिहार के टूरिज्म को विकसित करके, बिहार के बुद्धिस्ट से सर्किट से जोड़कर बिहार के GDP को 5% बढ़ाया जा सकता है। बोध गया का विकास कर दे, लेकिन बोध गया में विकास होने की जगह बाहर से आने वाले टूरिस्ट का रेट होता है। तो मुझे लगता है सरकार विफल हो रही है विकास के मामले में। तो लोगों का दिमाग भटकाने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए ये सब योजना चल रही है। शिक्षा की बात सर कर रहे हैं, तो शैक्षणिक की स्थिति तो यही है कि अब जो एग्जामिनेशन होता है उसका पेपर लीक हो जाता है और हमारे मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होता। लाठियां चल जाती है, लाठी चार्ज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता। BPSC का पेपर लीक हो गया सर, उन्होंने कहा कि कहाँ हुआ, मुझे तो पता नहीं, पता करते हैं। लाठी चार्ज होने के बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कहाँ लाठी चार्ज हुआ है, देखते हैं। ये कैसी सरकार है और कैसी व्यवस्था? ये गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। बिहार का मुखिया या किसी राज्य का मुखिया यदि इस तरह का वक्तव्य देता है, लाठीचार्ज के बारे में जानकारी नहीं हो, बिहार में जहरीले शराब से लोगों की मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं हो, तो मुझे लगता है इससे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं हो सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, इन सभी वैचारिक, जातीय, सांप्रदायिक बातों से उठकर सिर्फ विकास के, बिहार के पर्यटन का विकास कर दें। वैशाली, राजगीर, बोधगया और बक्सर में जो 7 ऋषियों का केंद्र होता था, जहां भगवान राम का जिन्होंने 193 जगह गए, भगवान राम गए थे, उसमें से एक बक्सर जगह है, जहां भगवान राम तारकावध के बाद ऋषि मुनियों के पास आए थे, उनकी पत्नियों ने उनको भोजन करके उनके संताप को दूर किया था। ऐसी जगहों को, आध्यात्मिक जगहों का यदि विकास कर दें जो जाति संप्रदाय से सबसे ऊपर है, तो बिहार का GDP 5% में उछाल आएगा। बिहार के नेताओं में यदि दृष्टि नहीं है तो जातिवादी राजनीति करते हैं,
जाति के नाम पर वोट बटोरते हैं और लोग जहां हैं वहीं रहते हैं। मेरी मांग यही है, बिहार के छात्र जो कोटा जाते हैं उसकी जगह बिहार के शहर केंद्र बने शिक्षा का, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थिति सुधरे। वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में यदि करोड़ रुपया लिया जाएगा तो आप उस वाइस चांसलर से क्या अपेक्षा करेंगे? यह आरोप यदि निराधार है तो मुख्यमंत्री सामने आए। स्वास्थ्य विभाग में देखें, चिकित्सकों की कमी है, दवा की कमी है। जहां शिक्षा स्वास्थ्य की हालत इतनी बुरी हो तो मुझे लगता है कि जनता की जागृति की जरूरत है। हमारी जो भी जाति संप्रदाय हो उससे ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर एक ही नारा हो कि बिहार का एक सहारा, वो सहारा है विकास। सर एक सवाल और बताइए, जैसे यहाँ से लोग साधारण से आंखों की इलाज की बात नहीं है। बिहार में जो कैंसर के इतने अधिक पेशेंट हो रहे हैं, क्या बिहार सरकार ने इस प्रकार की जानने की कोशिश की है कि बिहार में कैंसर की बीमारी क्यों बढ़ रही है? कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें बेगूसराय भी आता है जहाँ कैंसर के रोगियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। क्या पानी के कारण है? क्या अनाज में खाद मिलने के कारण है? आब हवा के कारण है? क्या बिहार सरकार ने जानने की कोशिश की है? जो सरकार इतनी आलसी हो, इतनी दृष्टिविहीन हो, अपने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा जो धरोहर होता है उसकी चिंता न करे, तो इसमें तो एक ही रास्ता है, जनता अपनी जागृति के द्वारा उस चीज को तोड़े जिस चीज के कारण उसका विकास रुकता है। स्थानीय बलिया व्यवसाय, बलिया के जो व्यवसायी वर्ग नहीं हो रहा है तो मैं व्यवसायिकों से बात करूंगा, बैंक के अधिकारियों से बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया है कि बैंकों को ईज बिजनेस के लिए, बिजनेस में सुविधा देने के लिए जनता के दरवाजे तक पहुंचना, व्यवसायिकों के दरवाजे तक पहुंचना। यदि कोई समस्या है तो उसकी हम बात को आगे बढ़ाते हैं। 2024 को किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो तो निष्कर्ष निकला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2/3 बहुमत से चुनाव जीत कर जाएंगे। हमारी समस्या है कि संसद में विपक्ष कहाँ बैठेगा, विपक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा। आज मोदी मंत्र ही इस देश को, मोदी मंत्र का मतलब होता है विकास, मोदी मंत्र का मतलब होता है देश की समृद्धि, मोदी मंत्र का मतलब होता है देश की आर्थिक और बाह्य सुरक्षा को दुरुस्त करना। सुधाकर जी के बयान के बाद क्या फिर पलटी मारी जाएगी क्या बिहार? देखिए, इन बातों पे मैं नहीं करता। मैं इतना जानता हूँ कि बिहार के लोगों को जातिवादी राजनीति से ऊपर उठकर एक बार बिहार को ऐसा रास्ता दिखाए, देखिए बिहार गुजरात और महाराष्ट्र से आगे बढ़ जाएगा। बलिया नगर परिषद क्यों सोई रहती है? अतिक्रमण पर क्यों नहीं ध्यान देती है? चाहे जो वेंडर जो काम करते हैं या जो फुटपाथ पर जो दुकान लगाते हैं, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं आज तक हो पाती? क्या कारण? देखिए, नगर परिषद से जो स्थानीय हमारी पार्टी है उसके बारे में राजकिशोर जी थोड़ा प्रकाश डालेंगे।